स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ एक भव्य प्रोटेस्ट आपने भी देखा। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। प्रोटेस्ट अपने आप में बहुत खास था। हालांकि शुरुआत बहुत ही जबरदस्त थी और एक खास मुद्दा था जो नीट एग्जामिनेशन के लीक होने की वजह से शुरू हुआ था। बाद में चीजें बदलती चली गई। अब इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिला। सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल देखने को मिली, छात्रों का संसद मार्च देखने को मिला, पुलिस और छात्रों के बीच झड़प देखने को मिली। इसके अलावा बहुत सारे अभद्र दृश्य भी देखने को मिले। हो सकता है कि आप इस प्रोटेस्ट में ना गए हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इस प्रोटेस्ट में गए हो। लेकिन अगर नहीं गए हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप बच गए हो। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट में गए हैं, अब उन लोगों के साथ बहुत कुछ होने वाला है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैं आपको इतने दिन से पढ़ाता हुआ आ रहा था कि आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने की भारत में कुछ शर्तें हैं। मनमानी से प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। और जो आप सोच रहे थे कि भारत को नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे, वो चीजें तो भारत में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अब इस दौरान बीते दिनों जितना भी घटनाक्रम था उसको सैटरडे ही रिजॉल्व करा लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया और जितने लोग इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले थे सब अब अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। लेकिन अब वो लोग जिन्होंने इन बड़े चेहरों के आड़ में दंगे किए, मारपीट की या कुछ ऐसी हरकतें की जो एंटी नेशनल थी और नहीं की जानी चाहिए थी, अब उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और कार्रवाई इस तरह से हो रही है कि लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन जंतर मंतर पर कैमरा पहले ही लगा दिए जा चुके थे। साथ ही पुलिस की गाड़ियों में भी कैमरे थे जो पूरे के पूरे इंसिडेंट की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। और अब उसी लाइव रिकॉर्डिंग से लोगों के चेहरों की पहचान यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। चेहरों की पहचान की जा रही है और लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से अब पकड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिन लोगों ने अपना फेस कवर किया हुआ था वो ये ना सोचें कि वो किसी भी तरह से बच गए, क्योंकि सरकार इस मामले में AI टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है और हमारे पुलिस बल इस दौरान AI के माध्यम से लोगों को पहचान रहे हैं और फिर इसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। एक बड़ी चीज ये है कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो छात्रों के नाम पर हो रहा था, लेकिन 2500 से ज्यादा लोग ऐसे देखे गए हैं जिनके नाम पर क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है। तो ये भी अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। और यहाँ पर यह संदेह होता है कि क्या वास्तव में ये छात्रों का ही प्रोटेस्ट था या फिर 2500 से ज्यादा लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इसमें कर क्या रहे थे। आइए सभी बातों को जानते हैं और हो क्या रहा है इन बातों को भी देखते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं बीते दिनों के प्रोटेस्ट की, और इसी तरह से बहुत सारे लोग या तो खुद के डिवाइसेस से या फिर सरकार के डिवाइसेस में कैप्चर होते चलेगा। और बहुत ज्यादा ही चीजें वायरल हो रही थी बीते दिनों। ये सब कुछ भी हम लोगों ने देखा ही था। ऑलराइट, तो ये सभी चीजें जैसी भी थी, सब कुछ हुआ ही था मामला। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बावजूद अब आगे का मामला क्या है, जरा एक बार उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो व्हाई पुलिस सर्विलांस एंड फेशियल रिकॉग्निशन एट जंतर मंतर आर अंडर लीगल चार्ज। तो जो भी चीजें पुलिस ने बीते दिनों की लोगों को रिकॉर्ड किया, लाइव रिकॉर्डिंग कैप्चर्स की, अब मामला यह हो गया है कि इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है JNU की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि लोगों के साथ गलत हुआ। क्या कह रहे हैं, बात समझते हैं। सो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा दी गई है और कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए स्थायी सर्विलेंस टावर और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लेस हाई टेक पुलिस वाहनों के उपयोग ठीक नहीं था, ये गलत था। और यही बातें कहकर ये चैलेंज किया जा। जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष। और इनका यह कहना है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की निरंतर निगरानी की, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, और अब इस दौरान फेशियल रिकॉग्निशन आधारित निगरानी से उन लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के दौरान इनका यह भी कहना है कि भाई आपने जो भी ये काम किया वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि आपने यहाँ पूरी निगरानी बिना किसी खास स्पष्ट वैधानिक अधिकार के की है। कोई भी निर्धारित प्रक्रिया या सुरक्षा उपाय का पालन हुआ ही नहीं और संवैधानिक रूप से तो अनुचित था यहाँ पर सारा का सारा मामला, क्योंकि आपने कोई भी उचित कारण बताए ही नहीं जो संविधान से जुड़े हुए थे। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने यह कहा कि देखिए आपने इस जगह पर निरंतर निगरानी जारी की, यानी कि इस दौरान जो भी प्रदर्शनकारी थे वो कुछ भी करते थे वो प्रॉपर आपकी निगरानी में रहते थे, चाहे वो भोजन कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो या फिर कोई मेडिकल उनको असिस्टेंस दी जा रही हो, हर टाइम आपने रिकॉर्ड किया। साथ साथ ये कहने कि भाई भय का वातावरण है,
क्योंकि इनका यह कहना है कि अब दिल्ली पुलिस और प्रशासन यह कह रहा है कि जो भी रिकॉर्ड्स हुए हैं वो बच्चों के पेरेंट्स तक भेजा जाएगा, अभिभावकों तक भेजा जाएगा। तो इनका पिटीशन लगा के यह भी कहना है कि घर तक ना भेजा जाए, ये तो डर बनाने की स्थिति है, या भविष्य में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो उसको रोकने का काम यहाँ किया जा रहा है, और एक तरह से धमकी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई फोटो और वीडियो आपके अभिभावकों तक भेजेंगे और आपके शिक्षण संस्थानों में भी भेजेंगे और दिखाएंगे कि देखिए ये बच्चा क्या करता है। तो लोकतांत्रिक असहमति व्यक्त करने की स्थिति यहाँ डर में आ जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में फिर छात्र इकट्ठे ना हो, और वहीं नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने से फिर हिचकिचाएंगे ऐसे तो अगर आप ऐसा ही काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता भी तो प्रभावित हुई है। दरअसल जहां पर यह प्रोटेस्ट हो रहा था वहां विमेंस भी थी, गर्ल्स भी थी। अब इस दौरान वो जो भी एक्टिविटीज कर रही थी आपने वो सब भी रिकॉर्ड किया। कई बार ऐसा हुआ कि उनके कपड़े गीले थे, भीगे हुए थे, या वो किसी प्रकार से कंफर्ट में थी, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, जो कि बहुत गलत हुआ है और शारीरिक गोपनीयता, गरिमा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हुआ। इसी के साथ यहाँ मौलिक अधिकारों को भी कनेक्ट किया गया और कहा गया कि मौलिक अधिकारों का खिलाफ है। यानी कि इनका यह कहना है कि देखो अनुच्छेद 14 का यहाँ पर पालन नहीं हुआ, क्योंकि विधि के समक्ष सब समान है और ऐसे में मनमानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने मनमानी की और सबको रिकॉर्ड किया। आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यही हमें शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने का अधिकार भी देता है। तो जब हम लोग अभिव्यक्ति कर रहे थे और निरस्त्र सभा कर रहे थे, तो क्यों हम लोगों को इतना अजीब तरह से रिकॉर्ड किया गया है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, ट्रांसपेरेंसी के। और साथ ही अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, गरिमा का अधिकार देता है, गोपनीयता का अधिकार देता है, इन सभी जगहों पर हम लोगों को पूरे मौलिक अधिकार भी नहीं मिले, यानी कि मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ। तो ये वो याचिका है जो लगाई गई दिल्ली हाई कोर्ट में, मांग की गई कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस को काम करने से रोका जाए, क्योंकि पुलिस ने जो भी अब तक किया है या पुलिस कर रही है वो ठीक नहीं है। क्योंकि पुलिस अब लोगों को पकड़ रही है, जहां कहीं भी कॉलेज, हॉस्टल या अपने घर वो लोग मौजूद हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जांच पड़ताल हो रही है। जो लोग वायलेंस में पाए गए हैं या जिन्होंने भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज की, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी चीज ये है कि जिन लोगों की आड़ में आपने ये सब चीजें की वो सब लोग जा चुके हैं और वो अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं। अब उन्होंने वैसे भी कहा है कि जिन्होंने वायलेंस किया था, बदतमीजियां की थी, एंटी नेशनल काम किया था, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जिनकी शरण में आप इस प्रोटेस्ट में थे वो लोगों ने भी अपना हाथ जो आप साफ कर लिया, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मतलब सीजेपी और गवर्नमेंट के बीच में जो पैक्ट था उसके नेगोशिएशन का ये हिस्सा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो आपको बचाएगा कौन, बड़ी चीज है। तो वही सारी सारी स्थिति यहाँ हो रही है, और जितने भी लोगों ने यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज की, वो सब चीजें हैं। एंड लिटरली प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हुआ है, कोई प्रोटेस्ट पहली बार हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भारत में निरंतर कभी ना कभी प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन भारत के इतिहास में 2026 का ये प्रोटेस्ट अब तक का सबसे अभद्र प्रोटेस्ट के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। आज तक भारत के किसी भी प्रोटेस्ट में इस तरह की ना तो भाषा का इस्तेमाल हुआ, ना इस तरह की एक्टिविटीज हुई। आपको लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा कूल हैं और कूल बनकर आप कुछ भी कह रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए भी ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज ली जाएंगी, और आने वाले समय पे आपको एक फेम मिलेगा, नीम मिलेगा, एंड आपको एक स्पेशल पर्सनैलिटी के तौर पर जाना जाएगा, और आपकी चीजें यहाँ से बहुत ज्यादा कूल के रूप में जानी जाएगी। बट ये चीजें यानी कि गाली देना, बदतमीजियां करना, ये आपको कूल नहीं बनाता। ये बताता है कि कहीं ना कहीं परवरिश में कमी रह गई है, और वही कमी आप सबको पब्लिकली झलका रहे हो, दिखा रहे हो। क्योंकि सभ्य व्यक्ति की पहचान इस तरह हो नहीं सकती। और रही बात प्रोटेस्ट करने की, तो प्रोटेस्ट करने का मना कभी भी संविधान नहीं करता है, लेकिन प्रोटेस्ट भी दायरों में है। और कभी भी संविधान में अगर आप प्रोटेस्ट की बात पढ़ेंगे तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, आपको सब कुछ करने का अधिकार नहीं है। आप अपनी बात रखिए, आपको बिल्कुल अधिकार है कि सरकार कहीं गलत है तो आपको बात रखनी है, लेकिन आपकी आलोचना तर्कसंगत होनी चाहिए, युक्ति संगत होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसी के साथ एक बात और ध्यान देने वाली है, और वो यह है कि आपको अपनी बात शांतिपूर्ण रखनी है। किसी भी तरह का चोन पेल्टिंग या फिर बाकी और काम आप नहीं कर सकते, उन चीजों की भी मना है। तो भारत के इतिहास में अब इस प्रोटेस्ट की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक के सबसे अभद्र प्रोटेस्ट के रूप में इसको जाना जा रहा है, जो कि हुआ और बहुत ज्यादा गलत चीज रही। तो अब जिस तरह से याचिका लगाई गई, इस याचिका के अगर हम लोग निहितार्थों को समझें, जिस भी इंसान ने याचिका लगाई बड़े अजीब तरह से लगाई। क्यों लगाई? अब ये कह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे, हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की एक्टिविटीज बीच बीच में निकल कर आई भी। निरंतर निगरानी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अब आप यह कह रहे हैं कि भाई बिना स्पष्ट वैधानिक अधिकार के। देखो भाई, आपको शायद यह नहीं पता कि आप जिस जगह पर थे वो एक पब्लिक प्लेस है।
दूसरी बड़ी चीज यह है कि पब्लिक प्लेस पर आप कर रहे थे प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि भाई हजारों की भीड़ आपने इकट्ठी की हुई है और भीड़ कभी भी वायलेंट हो सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए भाई निगरानी रखना तो जरूरी था। तो आप ये कहेंगे कि वैधानिक अधिकार नहीं था, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। और पुलिस प्रशासन को हर चीज का वैधानिक अधिकार है, आपकी प्राइवेसी वाले ब्रीच नहीं हो रही है। अब एक पब्लिक प्लेस पर है, और पब्लिक प्लेस पर होने का मतलब यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट है, जनसमूह इकट्ठा हो रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहां व्यवस्था का वो जायजा ले और चीजों के मामले में यह सुनिश्चित करे कि स्थितियां न बिगड़े। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो वैधानिक अधिकार नहीं, तो गलत है। पुलिस को पूरा वैधानिक अधिकार है कि जब कभी भी ऐसा कुछ भी काम हो रहा हो, बड़ी गैदरिंग है, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी होगी? ऑब्वियसली पुलिस की। ये भी कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। निर्धारित प्रक्रिया में मतलब क्या चाहिए? मतलब पुलिस आए, आपसे पूछे कि आपको रिकॉर्ड कर लें, 2 फोटो ले लें आपकी, या आपकी वीडियो बना लें, तभी आप मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो पुलिस का जिम्मा है, पुलिस का काम है भाई, जो भी हो रहा है, आप अगर ठीक है, आप प्योर सोल है, आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया, आप क्यों डरोगे वीडियो रिकॉर्डिंग से? बट आप जानते हो कि आपने गलतियां की हैं, तो इसलिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग से डर रहे हो। भाई सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं थे, मतलब वीडियो के मामले में कौन से सुरक्षा उपाय चाहिए आप पब्लिक प्लेस पर हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। और ऐसे में दिन या रात हो, कभी भी चीजें बिगड़ सकती हैं। तो इसलिए चीजें ना बिगड़े, सेफ रहे, उसी की वजह से ही तो यहाँ निगरानी की जा रही थी। कोई संवैधानिक रूप से उचित कारण नहीं। भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, उसमें एक बार हिंसा भी हो चुकी है, मतलब और कौन सा उचित कारण चाहिए आपको यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए? इतने सारे कारण तो मिल गए ना, और भी कुछ अलग चाहिए? अब आप कह रहे हो कि निरंतर निगरानी की, हाँ तो भाई निरंतर निगरानी पब्लिक प्लेस पर, पर्सनल प्लेस पर तो समझ में आता कि जी हम अपने पर्सनल रूम में थे, वहां पे रिकॉर्ड किया। भाई आप ऑन ग्राउंड बैठे हुए हो, पब्लिक प्लेस पे हो, तो कंटिन्यूअसली जो गाड़ियां खड़ी थी, जहां पर भी डिवाइसेस थे, उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। इसी के साथ साथ बहका वातावरण, तो हाँ ठीक है भाई, जिंदगी में आपने अगर कोई काम किया है, आप क्यों डर रहे हो? जिंदगी में काम ऐसा करो ना कि सामने कोई भी आ जाए, आपको डर ना लगे। अगर आपको यह डर लग रहा है कि हमारे मम्मी पापा देखेंगे, तो आपको तो प्राउड होना चाहिए। भाई आप आंदोलन में थे, देश की क्रांति में थे, आप शिक्षा में परिवर्तन ला रहे हैं। अब ऐसे में जो भी आपने एक्टिविटीज की है, आपके घर तक जाएगी, तो पेरेंट्स देखेंगे ना कि वाह मेरा लाल, तू तो बहुत महान है, देश में क्रांति लेकर के आया, तू भविष्य का नेता है, परिवर्तनकारी काम किया है तूने। क्यों डर रहे हो? बल्कि लोगों को तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, रेजिग्नेशन करवा दिया, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, फैमिली को यहाँ पर प्राउड फील करवाना है। और आप कह रहे हो कि पेरेंट्स को ना भेजा जाए, क्यों? ऐसा क्या काम किया है भाई जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो पेरेंट्स अगर देखेंगे, तो पेरेंट्स देख करके उसको संभाल नहीं पाएंगे, सही नहीं होगा, क्या जरूरत है भाई? और वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ आप ये कह रहे हो कि वही वीडियोस आपके पेरेंट्स देखेंगे, आपके लिए सही नहीं रहेगा, या इंस्टीट्यूट में नहीं देखनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आप खुद वीडियोस बना रहे हो, नाचना गाना, हंसी मजाक, खाना पीना, सबकी वीडियोस बन रही है, वो भी वायरल हो रही है। तो फिर तो वहां पर भी मामला गड़बड़ था। आप खुद बना के वायरल करो, अपलोड करो तो अच्छा। अगर पुलिस ने आपकी वही वीडियो कैप्चर की हुई है, कह रहे कि घर वालों दिखाएंगे, तो गलत है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर डबल स्टैंड चल रहे हैं बातों के अंदर? और बड़ी चीज है कि भाई महिलाओं की गरिमा एवं गोपनीयता, ठीक है, तो देखिए पब्लिक प्लेस था, कैमरे हमेशा ओपन थे, डेलिब्रेटली काम नहीं किया, और पुलिस किसी के प्राइवेट स्पेस में या पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं की थी। गाड़ियां थी, कैमरेज लगे हुए थे, जो भी था रिकॉर्ड हो रहे हैं। उस दौरान उस वहां पे जो भी चीजें हुई, चाहे वो अच्छा किया, बुरा किया, मार हुई, पीट हुई, किसी के साथ धोखाधड़ी, धक्का मुक्की, जो भी था, वो सब चीजें रिकॉर्ड। तो डेलिब्रेटली ऐसा नहीं कि कोई मूवमेंट कैप्चर करने के उद्देश्य से काम हुआ था, वो पब्लिक प्लेस पे था, कैमरे 24/7 एक्टिव थे, तो वो काम कर रहे थे, कुछ अलग नहीं था। और रही बात मौलिक अधिकारों की, तो आइए थोड़ा सा इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मनमानी के विरुद्ध संरक्षण है, तो भाई ये भी समझो कि आप मनमानी खुद कर रहे थे वहां बैठ करके। तो पुलिस तो केवल वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रही थी। आप कह रहे हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करोगे, तो पर यह सभा जो थी वो निरस्त्र तो थी, पर शांतिपूर्ण तो नहीं दिखी हर जगह पर। कहाँ थी स्थितियां शांतिपूर्ण पूरी तरह से? कितने भी दिन रहा, कुछ ना कुछ घटना चलती रही, पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं रहा। आप कह रहे हो गोपनीयता का अधिकार, मतलब कोई ऐसा इंसान कैसे ही कह सकता है कि आप पब्लिक प्लेस पर हैं, पब्लिक प्लेस पर बैठकर आप गोपनीयता मांग रहे हैं? मतलब मैं बाहर निकल जा रहा हूँ, मैं सड़क पर हूँ, पार्क पे हूँ, या मान लीजिए किसी मॉल पे हूँ, और मैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे आप यहाँ प्राइवेसी दे दीजिए। क्या यहाँ पर कोई लॉजिक बनता है? आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में, तो कौन सी प्रिवेसी की आप मांग कर रहे हैं? वहां तो कोई प्रिवेसी इस तरह की बनती ही नहीं है कि भाई मतलब प्रॉपर आपको कोई सेपरेट स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। पब्लिक प्लेस पर हो, मिले जुले एक्टिविटीज हैं, तो ऐसे में कैमरा रिकॉर्डिंग होना, वो पब्लिक प्लेस की रिकॉर्डिंग हो रही है, पर्सनल स्पेस की नहीं। और आजकल हर जगह पर कैमरास अवेलेबल है, आप कभी रेड लाइट देख लीजिए,
पार्क्स देख लीजिए, गलियां देख लीजिए, रोड देख लीजिए, हर जगह कैमराज अवेलेबल है। कहाँ पे इंसान जाए और ये कहे कि नहीं जी मुझे प्रिवेसी दो, मुझे रिकॉर्ड नहीं करो, मुझे अपना फेस रिवील नहीं करना, या टीसी जो भी आपको लगता है। तो यही चीजें थी। हालांकि राइट टू प्रिवेसी का मामला 2017 में ही सामने आया केएस पुट्टासामी मामले में। केएस पुट्टासामी मामले में यह तो क्लियर किया गया कि गोपनीयता मौलिक अधिकार है, बट एक और बड़ी चीज यहाँ पर क्लियर की गई और यह बताया कि भाई सरकारी हस्तक्षेप कब हो सकता है प्रिवेसी में। तो इस जगह पर केएस पुट्टासामी मामले में साफ आया कि देखिए जब कभी भी अगर सरकारी हस्तक्षेप प्रिवेसी के मामले में होता है तो फिर तो ट्रिपल टेस्ट यहाँ पर आपको निर्धारित करना होगा। अगर ट्रिपल टेस्ट में चीजें गड़बड़ होती हैं तो पुलिस के खिलाफ, अगर ट्रिपल टेस्ट की चीजें सही है तो फिर जो किया वो सही किया। ट्रिपल टेस्ट में पहला मुद्दा है वैधानिक आधार, यानी कि मान लो कि जब कभी भी पुलिस किसी भी विधिक आधार पर कोई कार्रवाई करती है तो ऐसे में आप ये नहीं कहोगे कि राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन हुआ है। अगर बात करें प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में पुलिस की निगरानी करना पूरी तरह से उसके वैधानिक अधिकार का हिस्सा था, तो यहाँ पर किसी भी तरह से राइट टू प्रिवेसी का ब्रीच हुआ ही नहीं है। वैध राज्य उद्देश्य थे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी जो भाई हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ था। इसलिए जरूरी था कि वैध राज्य उद्देश्य के तहत रिकॉर्ड किया जाए चीजों को, जो कि हुआ और सार्वजनिक हित में भी था ये सभी चीजें, इसलिए रिकॉर्ड होना बिल्कुल ठीक था। अनुपातिकता की बात करें तो देखो हस्तक्षेप आवश्यक और अनुरूप उद्देश्य के अनुरूप था। बिल्कुल सरकार ने यहाँ पर जो भी यहाँ रिकॉर्डिंग हुई है, मतलब पुलिस ने जो भी रिकॉर्ड किया उसका कोई मिसयूज नहीं किया। भाई उद्देश्य थे सिस्टम सही रहने तरीके से होना चाहिए। जिन्होंने गलत काम किया उन लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो भी पुलिस ने काम किया वो ट्रिपल टेस्ट में पूरी तरह से पास है, गलत कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी चीज ये है कि केंद्र सरकार से इस मामले में पूछा गया और केंद्र सरकार ने अपना जवाब दे दिया, प्रारंभिक तौर पर चीजें कर दिया साफ। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि भाई विरोध प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक मानक तरीका है, हमने कोई गलत काम नहीं किया और इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब किसी को पर्सनली रिकॉर्ड करना, फेमस करना, ऐसा कोई काम नहीं था। भाई हम केवल सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे, इसके लिए हमने ये काम किया है। और सार्वजनिक स्थलों पर तो आप गोपनीयता का दावा कर ही नहीं सकते हो पूरी तरह से, यहाँ तो चीजें आपकी सीमित हो जाएंगी। और प्रदर्शनकारी स्वयं भी सोशल मीडिया पर वीडियो डाल ही रहे थे, तो यह वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो उसमें क्या ही गलत है, आपने खुद भी तो अपलोड किया ना। तो अब यहाँ पर सारा का सारा काम कर रहा है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। दरअसल हमारी सरकार फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक और साथ ही एआई का यूज कर रही है और अब लोगों की हो रही है पहचान। जिन लोगों के द्वारा भी यहाँ पर जो भी अभद्रता फैलाई गई थी, जो भी गलत एक्टिविटीज की गई थी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई थी, उन सब के मामले में पुलिस काम कर रही है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे। पर ये कैसे काम कर रहा है? तो देखिए दरअसल यहाँ पर जो कैमरेज लगे हुए थे उन कैमराज के थ्रू लोगों को रिकॉर्ड किया गया लाइव। अब इस दौरान जो भी लोग गलत काम करते हुए पाए जाएंगे उनके चेहरों की होगी पहचान। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हाँ हमने तो चेहरा ढका हुआ था, हमारे तो चेहरे पे गमछा था, हमारे चेहरे पे मास्क था, तो कैसे पहचानोगे। पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, उसके लिए भी इंतजाम है, वहां एआई काम करेगा। जिन लोगों का चेहरा ढका हुआ था वहां सारा का सारा काम एआई करेगा। आपके चेहरा के माथा दिखेगा, आंख दिखेगा, बाकी का चेहरा तैयार करने का काम एआई का है। एआई चेहरा पूरी तरह से यहाँ फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद फिर उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पे डाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या इस चेहरे पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है तो इंसान को पकड़ के ले आया जाएगा। यही स्थिति है। तो चेहरे की विशेषताओं का एनालिसिस एआई करेगा, डिजिटल टेम्पलेट में तैयार एआई करेगा और डेटाबेस मैच किया जाएगा पुलिस के, और डेटाबेस से मैच करते हुए पता चलेगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। और फिर उसके बाद जो भी इंसान इस पकड़ में आएगा तो उसके बाद तो फिर सर्विस पूरी दी जाएगी भाई, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। पूरी सर्विस पुलिस के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़िया से। तो वैसे भी तो कहते ही हैं दिल्ली पुलिस हमेशा सेवा में, तो बिल्कुल वही दिल्ली पुलिस सेवा में यहाँ हाजिर है और बढ़िया से सेवा कर रही है। इसी के साथ भारत के अंदर नियम के ढांचे की बात करें तो देखो भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण अधिनियम है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। तो इसमें प्रावधान है कि भाई व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए कानूनी ढांचा है, यानी कि पर्सनल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सभी चीजें शामिल है। बट छूट भी है खासतौर पर सरकारी एजेंसियों को कि वो पर्सनल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियोस, फोटोज वगैरह वो कैप्चर कर सकते हैं। बस कुछ अस्पष्टताओं की बात है, जैसे कि डेटा संग्रह कितना कर सकती है पुलिस प्रशासन या जांच एजेंसियां, डेटा संरक्षण कब तक वो रखेंगे अपने पास में, डेटा तक पहुंच किस किस के पास रहेगी, डेटा का उपयोग कौन कर सकता है, दुरुपयोग की रोकथाम के लिए क्या क्या स्थितियां हैं, वो सब चीज थोड़ी अस्पष्ट है। लेकिन फिर भी सरकारी एजेंसियों को यहाँ पर छूट दी गई है। तो यही है फिलहाल जो हो रहा है। बट आपका क्या कहना है, सही हो रहा है या गलत, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक बड़ी चीज यह भी है कि आज से शुरू हो रहा है स्टडी आईक्यू का नया बैच, और ये उनके लिए बहुत खास है जो जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के नए बैच में जुड़कर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए फायदे की चीज है। इवनिंग बैच है, तो बैच शुरू हो रहा है आज शाम से ही, और 2027, 28 और 29 के लिए टारगेटेड बैचेस अवेलेबल है। स्मार्ट मॉडल पे अवेलेबल है बैचेस, इसलिए स्ट्रक्चर क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी 1000 से अधिक घंटे की।
और इन्हीं क्लासेस के अंदर आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही करंट अफेयर्स, सीसेट आंसर राइटिंग भी इसमें आपको मिल जाएगा। मेंटरशिप भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप का विकल्प यहाँ हमेशा ही अवेलेबल रहता है। और इस 1-to-1 मेंटरशिप के दौरान एक बड़ी चीज यह है कि आपकी सारी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है, असेसमेंट दिया जाता है कि हम निरंतर तैयारी में आगे बढ़ते रहें, 18+ बुक्स का सेट दिया जाता है और रिवीजन पे भी लगातार काम किया जाता है, क्योंकि इसके बिना यूपीएससी की तैयारी पूरी नहीं हो सकती और टेस्ट में आपको इवेलुएट किया जाता है कि आप कहाँ तक पहुंचे। तो ज्वाइन कीजिए आज के इस बैच में KL लाइव कोड का यूज करके, यही आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड है और साथ ही साथ आपके लिए फीस भी रिफंड हो सकती है अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया जाए उस कंडीशन में। तो आज के लिए मौका है खास। बाकी आप फिर भी और कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और क्लासेस की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।